दोस्तों, पाको हिंद में ऐसा कौन शख्स होगा जो फ़नून लतीफ़ा और आर्ट से ताल्लुक़ रखता हो और उन्होंने कभी ज़िंदगी में दिलीप कुमार साहब का नाम ना सुना हो। दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी ऐसी पुरसहर थी कि जो भी शख्स उनको देखता, जो उनसे मिलता, जो उनकी सोहबत में जाता, उनका गर्विदा हो जाता। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ दिलीप कुमार साहब के लिए 2 दहाइयों से स्पोक्स पर्सन का काम करने वाले और पिछले 4 दहाइयों से इनके खानदान के ताल्लुकात दिलीप साहब के खानदान के ताल्लुक के साथ बहुत गहरे हैं। फैसल फारूकी साहब को खुशामदीद कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि उस आखिरी शब उस शाम को क्या हुआ था। आप कॉल कर रहे थे बार बार सायरा बानो जी को, क्योंकि जिस अगली सुबह को दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हो गया था, तो आप मुस्तरब भी थे और उदास भी थे और आप चाह रहे थे कि हॉस्पिटल जाएं, उनसे बात करें। तो वो क्या कैफियत थी, आप प्लीज वो बयां कीजिए। मैं आपके इस मीडियम के थ्रू और आपके नाजरीन, आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा हम सबको पता है, दिलीप कुमार साहब की वफ़ात, इंतकाल उनका 7 जुलाई की सुबह अराउंड 7:30 को हुआ। लेकिन एक दिन पहले, या मुझको लगता है 4-5 दिन पहले उन्होंने एक तरह से रिकवरी का एक मोड हो गया था। हॉस्पिटल में थे, ज़ेरे इलाज थे, लंग्स में इन्फेक्शन था, तो रिकवरी हो रही थी। लेकिन अचानक शाम में 6 बजे डॉक्टरों का कॉल आया, ख़ास करके उनके जो सीनियर डॉक्टर थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने मुझसे कहा कि फैसल, ये साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो। 40 साल का एक्सपीरियंस उनका रहा है, जिसमें दिलीप कुमार साहब के साथ 25 साल से जुड़े हुए हैं ट्रीटमेंट में, ऑफ एंड ऑन। तो मैंने कहा कि आप इतने घबराए हुए क्यों? नहीं फैसल, ये बात सायरा जी को बताना पड़ेगा। बोला, सायरा जी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है। तो उनका ये था कि आप जाके मिल लो और सायरा जी को इशारों में ये बात छेड़ो या आप बात बताओ। जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर इतने करीब और सायरा जी इतनी पल पल साहब की खबर रखती हैं, क्योंकि वो तो जब भी साहब हॉस्पिटलाइज हुए, स्पेशली इन द लास्ट 2-3-4 ईयर्स, तो साहब का वो साया बन के वहाँ रहती थी। तो मैंने उनको वॉइस मेल किया व्हाट्सएप पे और मैंने कहा, बाजी मैं आना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल में हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ फैसल ठीक है, सब तो यहाँ ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो उस मोड में थी कि उनको साहब की तबीयत के सिवा और कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे भी साहब, मैंने उनको कुछ अलार्मिंग न्यूज़ या डॉक्टर ने मुझको कुछ कहा है ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि मुझको भी आना है, साहब से मिलना है। मैंने बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कहा। तो 1 घंटे के बाद फिर उनका रिप्लाई आया, बोले फैसल कल मिलेंगे, कल आना। और मेरा दिल वही घबरा रहा था कि शायद ये आखिरी कुछ लम्हे हैं और हो सकता है कि क्योंकि एक रूहानियत का एक रिश्ता रहा है, हम सब जो साहब के करीब हैं, और दिल मान नहीं रहा था कि इस बार साहब वापस घर नहीं जाएंगे हॉस्पिटल से। लेकिन फिर भी वो जो डॉक्टर की न्यूज़ थी या डॉक्टर का एक तरह से जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो मुझको लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए और सायरा जी के साथ बैठना चाहिए। राइट। तो 7 जुलाई को जब मॉर्निंग में आप हॉस्पिटल गए थे, तो सुबह को आपने जो पहला ट्वीट किया, क्योंकि उसी ट्वीट से ही पूरी दुनिया को पता चला कि दिलीप कुमार साहब दुनिया में नहीं रहे, तो ट्वीट करते हुए हमने सुना कि शायद 20 मिनट लग गए थे आपको 2-3 लाइनें लिखते हुए। वो जो लम्हा क्या था, वो कैसा एक वक्त था कि आपने इतनी देर हॉस्पिटल से लगाई? फ़ोन आया था, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है सुबह-सुबह। तो
हम और हमारे भाई मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने कहा कि चलिए हम लोगों को हॉस्पिटल चलना चाहिए। और लगभग हम वही 7:25 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए और वही साहब का आखिरी मोमेंट था। खैर वो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम लोग ऊपर गए, शायद सेकंड फ्लोर पे थे साहब, और मैंने सोचा कि इससे पहले कि लोग मीडिया वाले स्पेकुलेशन करें या अफवाहें उड़ाएं या तरह तरह की चीज़ें लिखना शुरू कर दें, मैं एक ऑफिशियल ट्वीट कर दूं। जैसा आपका ट्विटर अकाउंट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में साहब ने उसको सेट किया था और बहुत ही प्रोटोकॉल से उसको मैं उस पर ट्वीट करता था। लेकिन ये एक ऐसी ट्वीट थी कि दिलीप कुमार के ही अकाउंट से उन्हीं की डेथ की न्यूज़ मुझको लोगों को पहुंचाना है। और आप यकीन करिए मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं वो ट्वीट लिख रहा था। एक बार लिखा, फिर पढ़ा, फिर डिलीट किया, मैं बोला नहीं ये सही नहीं है। दूसरी बार लिखा, इसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट लग गए मुझको। और किस तरह का टोन, आई थिंक एक तो मैं खुद नम हो गया था और सायरा जी थी उनके पास, मतलब सायरा जी भी वहीं बैठी हुई थी। सायरा जी के एक भतीजे रेहान भाई वो वहाँ थे, हम और एक दो और लोग थे, आसिफ भाई थे। फाइनली मैंने कहा कि चलो अब लेट हो जाएगा, तो 8 o'clock 8:01 पे मैंने वो सेंड बटन दबा दिया और वो ट्वीट मैंने उसके बाद देखा भी नहीं। 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा हूँ तो उस पर 5-6 हज़ार रीट्वीट और 20-25 हज़ार लाइक्स आ गई। और तब ये थोड़ा ये फीलिंग सिंकिंग होने लगी कि ये वाकई अब सच है कि दिलीप साहब नहीं रहे हमारे बीच। वो आधे घंटे का जो वक्फा था, जो ड्यूरेशन था, बहुत ही मुश्किल ड्यूरेशन था मेरी खुद की पर्सपेक्टिव और सोच और समझ के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी भी कॉल आई मेरे ख्याल कुछ ही देर बाद आपको। वो प्रधानमंत्री आप जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया। वो बहुत ही दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने डायरेक्ट सायरा बानो जी से बात करी। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉलर्स। जी जी जी। सुबह सुबह उनका कॉल आया और इनसे उनकी भी शफकत झलकती है, उनकी मोहब्बत दिलीप कुमार साहब के लिए भी झलकती है और ये भी मोहब्बत है कि साहब को सब लोग चाहते थे। जी जी। और ये उनका बड़प्पन भी है कि इतने बड़े मुल्क के पॉपुलर लीडर विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने सुबह सुबह अपना कॉल किया और सायरा जी से उन्होंने बात की। उसके बाद जाहिर सी बात है वो पूरा मीडिया 1 घंटे के अंदर तो पूरे मीडिया वैन और ओबी वैन लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह से भर गया। और करीब 9 बजे, आई थिंक 9 o'clock, हम और डॉक्टर जलील प्रकाश जो उनके मेन चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, हम लोगों ने नीचे जो, क्योंकि सैकड़ों मीडिया वाले थे, उनको एक समझ लीजिए इम्प्रॉम्प्टू प्रेस को हमने एड्रेस किया लाइव वहीं हॉस्पिटल के गेट से। और डॉक्टर ने अपनी मेडिकल चीज़ों का जानकारी दी उन्होंने और मैंने ऑफिशियली उनको बताया जो मैंने ट्वीट किया था। और वहीं से फिर बात और पूरी दुनिया में। जी राइट।
अच्छा, आप 25 बरस से दिलीप कुमार साहब के साथ आपकी एक दोस्ती, शफकत, मोहब्बत और आपको बेटों की तरह वो चाहते भी थे, हम सब जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडलर आप ही थे उनके। जो भी मीडिया से टॉक करनी हो, ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप, इंस्टा पे जो भी पोस्टें डालनी हो, आपकी उनसे कन्वर्सेशन रहती थी। और अच्छा, ये फरमाइए कि आप की पहली मेमोरी क्या है जब आप दलीप साहब से शायद 1998 में मिले थे या शायद उससे पहले। तो पहली मेमोरी आपके जहन में क्या कैसे आती है कि आप मेरी मेरी सबसे पहली मेमोरी है शायद जब मैं 10 साल का था और साहब हमारे घर आए थे कोई लंच। ये तो सारी दुनिया जानती है, 1944 में उनकी पहली जवार भाटा फिल्म आई और फिर 1998 में जो कला लास्ट फिल्म थी, ये 50 ऑलमोस्ट 54-55 ईयर का जर्नी था। दुनिया को इस बारे में हजारों वीडियोस और हजारों आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इसमें एक जो खास तौर पे दिलचस्प बात है कि जिन एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया, निमी थी, वैजंती माला थी, नरगिस थी या मधुबाला थी। तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस सा क्वेश्चन होता है कि उनके रोमांस के या उनके जो ऐसे मोहब्बत के ताल्लुकात थे पसे पर्दा, उन पे भी लिखा जाता रहा है। क्या निजी जिंदगी में, जैसे कि आप उनके साथ वॉक पे भी जाते थे, पानी पूरी भी खाते थे सड़कों पे रुक के, और उसके अलावा आप ट्रैवल भी करते थे, निजी जिंदगी में जब आपकी कभी एक रूम में कहीं या कहीं भी मुलाकात हो, ऐसे सवाल कभी आपने पूछे या उनका रिस्पॉन्स क्या था? एक एक मतलब क्या वो सोचते थे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और हर इंटरव्यूअर और ये जब पूछना चाहेगा। इसके बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक दिन कुछ पेपर में, न्यूज़पेपर कई साल पहले, आई थिंक 2005 वगैरह में, एक आर्टिकल आया था दिलीप कुमार और मधुबाला का जो रोमांस बोल लीजिए या जो शादी का प्लान था और वो प्लान कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, एक एवरेज रीडर जो भी दिलीप कुमार को थोड़ा बहुत भी जानता है, वो उसको लगेगा कि ये आर्टिकल सही नहीं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी थी विच आई न्यू, ऑल्दो आई एम नॉट अ फिल्म हिस्टोरियन। मुझे लग गया था कि ये सही नहीं है। तो मैंने उस शाम साहब से ऐसे ही, हम लोग चाय पी रहे थे शाम में, टेरेस पे बैठे हुए थे, तो मैं साहब को ऐसे ही मैंने कहा कि साहब वो आज फला फला न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, आपने देखा? बोले जी मैंने देखा। तो साहब वो उसका एक कुछ भी लिखते हैं लोग, सब बकवास है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ साहब से सब बकवास है। तो मैंने कहा साहब वो तो कुछ भी लिखते हैं और हम लोगों को एक इसका रिजॉइंडर, एक रिबटल देना चाहिए। आप कहें तो मैं लिख दूं एक रिबटल। तो छोड़ो, भगा। और जाहिर सी बात है, वो दिलीप कुमार हैं, मुश्किल उनके सामने कोई आर्ग्यू क्या करेगा। जी 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 जी। जो मैंने कहा ओके सर, तो टॉपिक चेंज हो गई। एक दिन हम लोग कार में जा रहे थे, ये भी समवेयर अराउंड द सेम टाइम। साहब ये दुनिया पूछना चाहती है मधुबाला मधुबाला, क्या सच क्या है? और ये पूरा इंसिडेंट मैंने, ये पूरी स्टोरी जो है मैंने बहुत डिटेल में, जो मेरी अपकमिंग किताब है दिलीप कुमार द एक्टर हु डिड नॉट एक्ट, इंशाल्लाह जो दिसंबर में छपेगी, लॉन्च होगी, उसमें मैंने ये पूरा डाला है। तो साहब लुक्ड एट मी एंड सेड, ऐसा पॉइंट की मेरे चेस्ट के, बोले some things should just go with you to the grave। वाह। और वहां मेरा माउथ शट हो गया, मेरा मुंह बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही एक लाइन पे, जिसमें हर कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। वो उनकी वो रिश्ते की पाकीज़ा
जो मोहब्बत थी या जो दुनिया की नज़र में मोहब्बत थी, मधुबाला के लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स थी, या मधुबाला को दिलीप कुमार के लिए जो फीलिंग थी, वो सब चीज़ कवर हो गई एक सेंटेंस में। और मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल खाली बॉलीवुड में नहीं, हर जगह कोई भी लड़का लड़की या कोई रिलेशनशिप में वो इतना पब्लिक कर देते हैं अपनी रिलेशनशिप को, और अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद तो अक्सर लोग एक दूसरे को इतना बुरा थ्रू गॉसिप मैगजीन्स, थ्रू गॉसिप वेबसाइट। और यहाँ दिलीप कुमार ने मुझको एक चीज़ सिखाया कि समथिंग शुड जस्ट गो विद यू टू द ग्रेव। और उन्होंने कभी हम लोगों से कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बात करी मधुबाला के बारे में या किसी के बारे में। आपने तो कई नाम लिए उनके को स्टार्स, को एक्ट्रेस, और हमेशा बहुत ही महज़्ज़ब और रिस्पेक्ट और एक बहुत ही सिंसियर उनके काम के बारे में अगर बात किए तो काम के बारे में कहा। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी यही सब लिखा। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी शख्सियत बहुत गहरी भी थी। जैसे कि कोहिनूर में उन्होंने सितार सीखा सिर्फ फिल्म के कुछ सीन्स के लिए, और इस तरह उनके नया दौर में जो तांगा सीखा उन्होंने, और फिर लैंग्वेजेस के ऊपर उनकी बड़ी दस्तरस थी, उर्दू हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, और बल्कि एशिया में तो उनको मुशायरों में बुलाया जाता था। खास तौर पे वो जोश मली आबादी की नज़में पढ़ते सुनाई देते थे और लोग मैस्मराइज्ड हो जाते थे। ये तो एक बड़ी एक औरत है ऐसा कि दुनिया उन पे फिदा थी। अच्छा, इसमें जो सबसे अब दिलचस्प बात है कि सायरा बानो जी का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सायरा बानो जी की उनके साथ जो बॉन्डिंग रोमांस मोहब्बत की रही है वो फेरी टेल जैसी रही है कि इस तरह की मोहब्बत ना देखने में मिलती है अब, ना ही कुछ सुनने में कोई ऐसी कहानियों में। ये तो बचपन की जो दादी अम्मा की कहानियां थी उस तरह की एक शहजादी है, और खुद वो अंग्रेजी जुबान और फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस पे दस्तरस भी रखती थी। और कल 23 अगस्त यानी वो 77 ईयर्स की भी हो गई हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी सेहत सलामती दे। तो सायरा बानो जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई और इन दिनों वो किस कैफियत में है? जाहिर सी बात है, सायरा जी की तो 55 साल की शादी थी साहब के साथ, लेकिन उनकी जो मोहब्बत उनके दिल में दिलीप कुमार के लिए है, वो अक्सर हम लोगों को कहती थी कि फैसल, मैं तो जब से 12 साल की थी मैं दिलीप कुमार की दुल्हन बन कर घूमती थी कि मुझे दिलीप कुमार से शादी करना है। तो अब आप 77 माइनस 12 कर लीजिए, 65 साल से तो वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती हैं। इतना गहरा रिश्ता, इतनी पाक मोहब्बत, मुझको तो ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मैंने उनसे एक बार कहा भी, मैंने कहा बाजी आपको तो एक बुक लिखना चाहिए हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन रहेगी, हमारी जनरेशन या हमारे बाद वाली जनरेशन जो अपकमिंग टीनेजर्स हैं, कि एक ही इंसान से 65 साल इतना गहरा रिश्ता, रूहानियत का, मोहब्बत का, प्यार का, और उसके बाद कभी आप लोग एक दूसरे से न बोर होते हैं न झंझलाते हैं। अब नरगिस दत्त रोड, पाली हिल के बांद्रा वेस्ट में दिलीप कुमार साहब का जो घर है, ज़ाहिर है एक उदासी की लपेट में है। एक वहाँ पे लोगों के लिए जो जज्बात हैं सायरा बानो जी के लिए वो बहुत उदासी भरे हैं, लेकिन चूंकि कल उनकी सालगिरह गुजरी है तो हमारी परवरदिगार से दुआ है कि वो लंबी जिंदगी जिए और वो सेहतमंद जिंदगी बसर करें। अच्छा, अब दिलीप कुमार साहब ने अपनी जिंदगी में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें आप हम सब ने देखा कि पूरा बॉलीवुड भी आया हुआ था, और उसमें जावेद अख्तर साहब, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी ने भी अपने खुतबे दिए थे, खिताब किए थे। दी सबस्टेंस एंड दी शैडो, ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार साहब ने अपनी फिल्मी सफर की एक पूरी लिखी कहानी। आप एक किताब लिख रहे हैं, द एक्टर हु डिड नॉट एक्ट दिलीप कुमार।
ऐसी किताब है, आई डू बिलीव कि उनकी जो नॉन फिल्मी जिंदगी है 1998 से 2021 तक के दरमियान की, कि वो सुबह शाम किस तरह बसर करते थे, कौन से लोग उनसे मिलते थे, बॉलीवुड के कौन सुपरस्टार्स उनके चरण छूने आते थे, और दुनिया से किस तरह उनके लिए मोहब्बत और पैगाम का एक समंदर उमड़ आता था। तो इस किताब के बारे में बताइए, क्योंकि हमें पता है कि सायरा बानो जी की मुआवनत भी है आपके साथ, और खुद दिलीप कुमार साहब भी इस किताब के हवाले से आपके साथ एक तरह से शफकत फरमाते थे। तो इस किताब में थोड़ा सा आप बताइए कि इसमें क्या क्या शामिल है और कब तक पब्लिश हो जाएगी। देखिए ये इरफान, मेरी किताब जो है दिलीप कुमार द एक्टर हु डिड नॉट एक्ट, मेरा कोई लिखने का इरादा नहीं था, और ना मैं कोई फिल्म का बहुत बड़ा शौकीन हूँ कि मुझे कोई फिल्म के बारे में किताब लिखनी। लेकिन साहब ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की और उसके पब्लिकेशन में मैंने काफ़ी हेल्प किया, तो मुझे ये लगा कि साहब ने बहुत सी चीज़ें उसमें नहीं लिखी, क्योंकि वो दिलीप कुमार वो ऐसी शख्सियत है ही नहीं कि वो अपने बारे में बहुत तारीफ कर सकता। कभी भी नहीं ऐसा, उन्होंने पूरे अपनी 98 ईयर्स की ज़िंदगी में साहब ने कभी तारीफ हुई, खुद की कहीं तारीफ नहीं करी। आजकल के एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं, वो बातों में खुद की तारीफ कर लेते हैं, जोकिंग स्टाइल में अपनी तारीफ कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर लोग वाह वाह कहते हैं। दिलीप कुमार बहुत ही संजीव महज़ब इंसान, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ या अपने करियर की जो फैक्ट्स है वो तो रिवील कर दिए, लेकिन पूरी अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने नहीं खोला उसमें। हो सकता है कि उन्होंने सोचा ये कोई और किसी और को करना चाहिए, मैं खुद कैसे अपने बारे में ये सब लिख सकूं, या हो सकता है साहब ने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो जब वो किताब आई तो मैंने सोचा कि इससे तो ठीक है, इससे बहुत सी चीज़ फैक्ट्स हैं कि ये मूवी कैसे बनी और वो मूवी कैसे बनी और साहब को सक्सेस कैसे मिली, वो सब हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छे से कवर्ड है उसमें। लेकिन दिलीप कुमार एज अ पर्सन बिहाइंड द कैमरा क्या थे या क्या हैं, ये तो मैंने उनकी लाइफ में ही वो किताब लिखी थी, 2019 में मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने आम जिंदगी जो साहब के साथ गुजारी है, जो उनके साथ गुफ्तगू, जो उनके साथ मेरे कॉन्वर्सेशंस हुए, जिससे मुझको दिलीप कुमार से एक तरह से मोहब्बत हो गई, और मतलब मैं उनकी जनरेशन का नहीं हूँ, और जाहिर है उनके बाद वाली जनरेशन का भी नहीं हूँ, उनकी दूसरी जनरेशन के बाद। तो दिलीप साहब से मेरा बहुत ज़्यादा फिल्म की बातें नहीं होती थी, और मुझको लगा कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि हु इज़ रियली दिलीप कुमार बिहाइंड द कैमरा। उनके बातचीत करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, वो किस तरह लोगों से मोहब्बत करते हैं, किस तरह उनकी अदबी रीडिंग वैल्यूज़, लिटरेरी वैल्यूज़, जैसे आपने कहा था अभी अपने प्रोग्राम में कि उनको मुशायरों वगैरह में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था, जोश मलियाबादी की नज़म, वो बड़ी बड़ी नज़म पढ़ते थे। तो मैंने अपनी बुक में ये सब एक डे टू डे लाइफ of I think the subcontinent's greatest personality, or one of the greatest personality in the last 100 years, उनके बारे में लिखा, क्योंकि मैं खुद खुशकिस्मत हूँ, आई एम लकी एंड फॉर्चुनेट कि मुझको उनका पर्सनल इंटरेक्शन मिला, तो मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उतारने की कोशिश करी, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बताई हुई चीज़ों पे अमल भी किया। मुझे लगा कि ये चीज़ दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, हो सकता है उनके लिए भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। और ये बुक इंशाल्लाह दिसंबर में, हमारा टारगेट है कि दिसंबर में ये रिलीज़ हो जाए। दिसंबर में किताब पब्लिश होने जा रही है, हमें भी उसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, दी एक्टर हु डिड नॉट एक्ट, और हम यकीन रखते हैं कि ये किताब दिलीप साहब की ज़िंदगी से बहुत से जो इंकशाफात हैं, जो मुस्बत अंदाज में लिए गए हैं, उससे दुनिया मैस्मराइज होगी। तो एक दफ़ा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
इफ़ामा मैं आपके नाज़रीन से सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी दुआओं में साहब को याद रखें और साहब के लिए जन्नतुल फिरदौस की दरख्वास्त करें अल्लाह ताला की बारगाह में। तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह की हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला से हम सब के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आप